हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के फरवरी मंथ के। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को दबा दें और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है, कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट, जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं।
तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की पहली न्यूज़ रहने वाली है हमारी कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है कि आपका ड्यूरिंग लॉकडाउन और ये जो पैंडेमिक, अब 2 साल होने वाले हैं इसको, जब से ये पैंडेमिक चल रहा है, तो कंट्रीज़ ने इससे कैसे टैकल किया, कैसे पैंडेमिक को हैंडल किया है। लॉकडाउन जब इम्प्लीमेंट हुआ तो कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, क्या लागू किया गया सरकार के द्वारा, क्या मेडिकल सप्लाईज पूरी प्रॉपर थी कंट्रीज़ के पास, अगर जहाँ पे वेव्स एकदम ज़्यादा आ गई, कोरोना की वेव फैली एकदम, तो क्या वहाँ पे वो उसको मैनेज कर पाई सरकार, वहाँ पे टैकल कर पाई या नहीं कर पाई। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंट्री का क्या रिस्पॉन्स रहा आपका कोविड को लेकर। तो ये आपका कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स उसकी रैंक बताता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इस कंट्री ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया एंड इस कंट्री ने इतना परफॉर्म किया। ऑलराइट, ये आपका कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया जाता है। जो क्वेश्चन बनेंगे, 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे इससे। पहला कि इंडिया की रैंक क्या रही और उसका स्कोर क्या रहा। दूसरा, कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, आइए इसके बारे में देखते हैं दोनों क्वेश्चंस को, कि कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स, सबसे पहले देखें तो कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है। ये रिलीज किया जाता है लोई इंस्टीट्यूट, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड लोई इंस्टीट्यूट के द्वारा। लोई इंस्टीट्यूट, एंड ये आपका लोई इंस्टीट्यूट है कहाँ, ये है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा पूछा जाएगा कि इंडिया की क्या रैंक रही कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स में। जो इंडिया की रैंक रहती है वो है 86 इस बार। ठीक है, इंडिया की रैंक थी 86, एंड पूछा जाए आउट ऑफ कितनी कंट्रीज, तो वो है 98 कंट्रीज। फिर इंडिया का जो स्कोर रहा वो है आपका 24.3। ठीक है, अगर फर्स्ट रैंक की बात करें तो फर्स्ट रैंक होल्डर था न्यूजीलैंड, सेकेंड रैंक होल्डर था आपका वियतनाम। ऑलराइट, इसके बारे में अगर हम कुछ डिटेल्स पढ़ें, अकॉर्डिंग टू द कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स डीकंस्ट्रक्टिंग पैंडेमिक रिस्पॉन्सेज रिलीज्ड बाय ऑस्ट्रेलिया बेस्ड लोई इंस्टीट्यूट, किसके द्वारा, ऑस्ट्रेलिया की लोई इंस्टीट्यूट के द्वारा आपकी जो रिपोर्ट का नाम कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स डीकंस्ट्रक्टिंग पैंडेमिक रिस्पॉन्सेज रहा। इंडिया का स्कोर रहा 24.3 एंड एट अ रैंक ऑफ 86 आउट ऑफ 98 कंट्रीज based on the basis of its response toward tackling the pandemic. न्यूजीलैंड टॉप द लिस्ट फॉलोड बाय वियतनाम एंड ताइवान। आपको ये 3-4 क्वेश्चन याद रखने हैं कि न्यूजीलैंड फर्स्ट, वियतनाम सेकंड, इंडिया 86 विद अ स्कोर ऑफ 24.3। लो इंस्टीट्यूट के द्वारा ये कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया गया। ऑलराइट, फिर द इंडेक्स इज बेस्ड ऑन पब्लिक अवेलेबल डाटा टिल 9 जनवरी 2021। China was excluded from the ranking due to lack of publicly available data on the testing. फिर अगर हम रैंक्स की बात करें तो पहला हमने देखा न्यूजीलैंड, सेकंड वियतनाम, थर्ड और याद रखिएगा ताइवान, और इंडिया का रहा 86 रैंक विद अ स्कोर ऑफ 24.3। स्कोर जो आपको याद रखना है इंडिया का याद रखिए, बाकी कंट्रीज का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑलराइट, तो ये थी आपकी कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स जिसमें इंडिया की रैंक रही 86। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर के बारे में। वर्ल्ड टूरिज्म में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला 2020 में। हमने देखा कि जैसे पेंडेमिक एकदम स्टार्ट हुआ उसके बाद हर कंट्री में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने से क्या था कि एक दूसरी कंट्री में आप ट्रैवल नहीं कर सकते। इवन आप अपनी कंट्री में ही दूसरी स्टेट्स में भी जाने के लिए आपको टेस्ट कराना पड़ता कोरोना का, एंड उसके बाद अगर आप नेगेटिव हैं तभी आपको एंट्री मिल रही थी। तो हमने क्या देखा, इससे क्या टूरिस्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। आप जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में घूमने जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ टूरिज्म पे डिपेंड करते हैं, जिनकी इनकम, अगर आप वहाँ पे जाके घूमते हैं फिरते हैं, वहाँ पे आप पैसा खर्च करते हैं, इसी से उनकी तनख्वाह बनती है, इन्हीं से उनके महीने का खर्च चलता है। तो क्या देखा कि वो तो बंद हो गया सारा, तो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा टूरिज्म खत्म हो गया, एंड इसी चक्कर में लोगों की जो जॉब लॉस हुआ वो बहुत ज़्यादा बढ़ी ड्यू टू लैक ऑफ टूरिज्म। अगर हम डाटा देखें तो 74% डिक्लाइन देखा गया टूरिज्म में हमने 2020 में। ऑलराइट, और कहा गया है कि UNWTO के द्वारा, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कि 2020 वर्स्ट फॉर टूरिज्म था। आई रिपीट, ईयर 2020 वॉज द वर्स्ट फॉर टूरिज्म इन द हिस्ट्री। एंड ये किसके द्वारा कहा गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये कहा गया आपका यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया कि 2020
आपका सबसे खराब ईयर रहा, वर्स्ट ईयर फॉर टूरिज्म। और हमने देखा गया कि इसमें हमें टूरिज्म में 74% डिक्लाइन देखा गया इन 2020। ठीक है, अगर इसके बारे में हम कुछ पढ़ें, इन अकॉर्डेंस विद द लेटेस्ट यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO, वर्ल्ड टूरिज्म बॉर्डर, ये एक काइंड ऑफ रिपोर्ट इन्होंने निकाला कि जिसके अंदर इन्होंने बताया कि जो 2020 था ना, आपका वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड एज ग्लोबल टूरिज्म सफर्ड एडवर्सली ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रैवल बैन्स implemented to contain the COVID-19 outbreak. The world saw a global tourism decline of 74%, which resulted in 1 billion fewer international arrivals than 2019. मतलब 2020 में 1 बिलियन कम लोग ट्रैवल करे जितने 2019 में करा था। फिर द ट्रैवल बैन रिजल्टेड इन एन एस्टिमेट loss of 1.3 trillion in export revenues. It is more than 11 times the loss recorded during the 2009 global इकोनॉमिक क्राइसिस। मतलब 2009 में जब आपका इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, एकदम सारी शेयर मार्केट डाउन हो गई थी, सब कुछ एकदम बैठ गया था, तो उसके कंपेयर करे जाएं तो 11 टाइम्स ज़्यादा इफेक्ट करा पैंडेमिक ने किस सेक्टर को? टूरिज्म सेक्टर को। 1.3 ट्रिलियन का लॉस हम देख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। किन के द्वारा रिलीज की जाती है ये रिपोर्ट? ये थी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन या फिर UNWTO के द्वारा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे स्किल बिल्डिंग के बारे में। रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। रिपोर्ट का नाम था अपस्किलिंग फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर दुनिया में लोग स्किल बिल्डिंग में इन्वेस्ट करते हैं तो जो हमारी वर्ल्ड की ग्लोबल की जीडीपी को बूस्ट मिलेगा वो $6.5 ट्रिलियन का बूस्ट मिलने वाला है। एंड सिमिलरली अगर इंडिया की बात कर रहे हैं हम, तो इंडिया में अगर हम स्किल बिल्डिंग पे इन्वेस्ट करते हैं, हम स्किल को ज़्यादा बढ़ाते हैं, लोगों को अलग अलग टेक्निकल चीज़ें सिखाते हैं, उनको स्किल सिखाते हैं, उससे क्या होगा? वो खुद अर्न करना सीख जाएंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ऑलराइट, तो उसकी वजह से जो इंडियन जीडीपी को बूस्ट मिलेगा वो कम से कम 40 लाख करोड़ का बूस्ट मिलेगा इंडियन जीडीपी को बाय 2030। ऑलराइट, अगर हम इसके बारे में बात करें, पहले तो देखते हैं रिपोर्ट के नेम। रिपोर्ट का नेम क्या रहा? वो है आपकी अपस्किलिंग फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ऑलराइट, अपस्किलिंग फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, ये तो रहा रिपोर्ट का नेम। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये रिपोर्ट रिलीज किसने की? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये आपकी रिपोर्ट रिलीज की जाती है, जिसको हम WEF भी बोलते हैं। सेकंड चीज, अगर हम ग्लोबल की बात करें कि पूरे वर्ल्ड में अगर स्किलिंग पे हम स्किल डेवलपमेंट पे वर्क करते हैं, उसमें अगर हम वर्क किया तो हमारी जो जीडीपी को बूस्ट मिलेगा वो तो बताया गया है $6.5 ट्रिलियन का। ठीक है, और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को बोला गया कि 40 लाख करोड़ रुपए का बूस्ट मिल सकता है इंडियन जीडीपी को बाय 2030 अगर हम स्किल डेवलपमेंट पे वर्क करते हैं। अगर हम इससे रिलेटेड डाटा पढ़ें तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट अपस्किलिंग फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज की गई थी इन कोलैबोरेशन विद PwC, जो कि है प्राइस वाटरहाउस कूपर्स, इसमें बोला गया कि अगर हम इन्वेस्ट करते हैं अपनी स्किल को बढ़ाने में तो जो जीडीपी को बूस्ट मिलेगा ना ग्लोबल जीडीपी को 2030 तक, वो तो है $6.5 ट्रिलियन का। ठीक है, और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया को 40 लाख करोड़ रुपए का जीडीपी को बूस्ट मिल सकता है इंडियन जीडीपी को। ऑलराइट, तो देखिए अपस्किलिंग फॉर शेयर प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट थी, रिलीज की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद PwC। अगर बोला गया कि जो ग्लोबल जीडीपी को बूस्ट मिलेगा अगर हम इन्वेस्ट करते हैं अपनी स्किल बढ़ाने में तो वो है $6.5 ट्रिलियन का वर्ल्ड में ग्लोबली। और अगर सिर्फ इंडिया की बात की जाए तो 40 लाख करोड़ का बूस्ट मिलेगा बाय 2030। अपस्किलिंग हैज द पोटेंशियल टू क्रिएट 5.3 मिलियन न्यू जॉब्स बाय 2030। मतलब 5.3 मिलियन हो गया आपका, 53 लाख नई जॉब मिल सकती हैं अगर हम स्किल डेवलपमेंट पे वर्क करें 2030 तक, एंड विल हेल्प इन मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल इकोनॉमी। द रिपोर्ट वॉज रिलीज ड्यूरिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स द डेवोस एजेंडा 2021। फिर यह भी पूछा जा सकता है कि ये रिपोर्ट कब रिलीज की गई WEF के द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो डेवोस एजेंडा था 2021 का, उसमें यह रिपोर्ट को रिलीज किया गया।
Next, with proper upskilling and reskilling initiatives, India has the capacity for GDP gains equivalent to 6.8% of the total GDP. मतलब टोटल GDP का हम कुछ 6.8 इक्विवेलेंट गेन कर सकते हैं अगर हम क्या स्किल पे डेवलप पे वर्क करेंगे. तभी तो आजकल आप देख रहे हैं इतने सारे स्किल डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, ताकि क्या हो, लोगों को रोजगार मिल सके, वो कोई स्किल सीखें एंड उसके थ्रू वो खुद कहीं ना कहीं जाके अपनी रोजगार कमा सकें. चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में. डेमोक्रेसी इंडेक्स सबसे पहले तो देखते हैं कि रिलीज कौन करता है. आपका EIU के द्वारा आपका डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज किया जाता है. EIU होता है आपका इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट. दो क्वेश्चन ये हो गए, पूछा जा सकता है डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज कौन करता है, वो करता है EIU, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि EIU के द्वारा आपका कौन सा इंडेक्स रिलीज किया जाता है, वो है डेमोक्रेसी इंडेक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि इंडिया की क्या रैंक रही डेमोक्रेसी इंडेक्स में. तो जो इंडिया की रैंक थी वो है 53. टोटल कंट्रीज है 167 जो इसमें पार्ट लेती हैं, एंड इंडिया का स्कोर रहा 6.61 का. फिर पूछा जाएगा कि किस कंट्री ने टॉप किया, वो भी हम अब देखते हैं. सबसे पहले तो देखते हैं डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में. डेमोक्रेसी इंडेक्स से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बताया कि डेमोक्रेसी इंडेक्स को रिलीज कौन करता है, EIU. EIU क्या होता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट. ठीक है, EIU. फिर नेक्स्ट कि इंडिया की रैंक क्या रही इसमें. इंडिया की रैंक है 53 एंड टोटल 167 कंट्रीज इसमें थी. ऑलराइट. फिर अगर हम इंडिया का स्कोर की बात करें वो रहा 6.61 का. एंड जो रैंक्स की अगर हम बात करें यहाँ पे कि फर्स्ट पर कौन रहा, तो फर्स्ट पर थी आपकी नॉर्वे, सेकंड में आ जाती हैं आपकी आइसलैंड, एंड थर्ड पर आ जाता है स्वीडन. डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है. फिर अगर हम इसके बारे में कुछ डाटा पढ़ें, अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 released by the Economist Intelligence Unit, India with a score of 6.61 slipped 2 places to 53 rank out of कितने 167 कंट्रीज. मतलब स्लिप 2 प्लेसेस, अब 53 रैंक हो गई है इंडिया की, गिर गया है नीचे. और इन द इंडेक्स ड्यू टू डिक्लाइन इन सिविल लिबर्टीज, नॉर्वे टॉप द इंडेक्स फॉलोड बाय आइसलैंड एंड स्वीडन. मतलब नॉर्वे फर्स्ट, आइसलैंड सेकेंड एंड स्वीडन थर्ड. The handling of the coronavirus pandemic has led to a further decline of civil liberties in 2020 in India, Asia and other regions of the world. डेमोक्रेसी इंडेक्स का आप नाम अगर कंफ्यूज मत होइएगा, ये होता क्या है कि आपको वहां पे पर्टिकुलर देश में लोगों को कितनी खुल के बोलने की आज़ादी है, उनके कितने फंडामेंटल राइट्स जो है वहां पे इंप्लीमेंट रियलिटी में हो रहे हैं. ठीक है, ग्राउंड लेवल पे बोलने पे तो सब इंप्लीमेंट करते हैं, बट इन रियलिटी कितना वहां पे हो रहा है. तो देखा गया कि इंडिया की रैंक स्लिप हो गई और 2 प्लेसेस, क्योंकि यहाँ पे जो सिविल लिबर्टीज है, मतलब आपके मानवीय अधिकार हैं, वो क्या है, खत्म होते जा रहे हैं. हम जैसे देख रहे हैं क्योंकि पैंडेमिक आ गया, अब क्या क्या महामारी फैल गई, लोगों के मन में डर है, एंड क्या है, सबको एक कंट्रोल चाहिए. तो उसके चक्कर में देखा गया तो हर इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं पे लड़ाई हो रही है, कहीं पे किस चीज़ का प्रोटेस्ट हो रहा है. ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ही इतनी दिक्कतें चल रही हैं. एंड इंडिया की जो रैंक स्लिप हुई वो 2 प्लेस स्लिप हुई. अब इंडिया की रैंक है 53. फिर रैंकिंग जो बेस्ड होती है वो किस चीज़ पे बेस्ड होती है कि इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है आपका, कैसे इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट का जो काम करने का तरीका है वहाँ पे किस प्रकार का है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल कल्चर, सिविल लिबर्टीज. ऑलराइट, इन बेसिस पे देखा जाता है कि डेमोक्रेसी वहाँ पे पर्टिकुलर कंट्री की क्या है. ऑलराइट, चलिए, तो ये था आपका डेमोक्रेसी इंडेक्स. रिलीज करता है EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट. इंडिया की रैंक रही 53 आउट ऑफ 167 कंट्रीज, एंड जो स्कोर था वो है 6.61 का. रैंक की बात करें तो टॉप पे नॉर्वे, सेकंड आइसलैंड, थर्ड स्वीडन. ठीक है. फिर अगर हम बात करें, ये हम देख ही चुके हैं, नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन. बॉटम में देखते हैं कि किन कंट्रीज में सबसे कम आपका डेमोक्रेसी देखी गई. तो सबसे कम देखी गई नॉर्थ कोरिया में, जिसका स्कोर था 1.08. फिर 166 पोजीशन पे कॉन्गो, 165 पोजीशन पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक. ऑलराइट, चलिए
नेक्स्ट हम बात करेंगे कि स्कूल्स में अब हमने देखा पेंडेमिक लगा तो क्या होता था पहले गवर्नमेंट स्कूल्स में या फिर कई ज़्यादा स्कूलों में क्या था कि स्कूल में ही मिड डे मील की स्कीम चलती थी। जैसे आपको पता होगा मिड डे मील स्कीम क्या है कि बच्चों को स्कूल में ही खाना दिया जाता था। जो गरीब बच्चे हैं उनको जैसे घर पे इतना प्रोवाइड नहीं कर सकते उनके घर वाले कि उनको स्कूल भी भेज दें एंड उसके साथ साथ उनको खाना भी प्रोवाइड करें, तो उनको खाना स्कूल में ही प्रोवाइड किया जाता था फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो अगर अब पैंडेमिक लगा, लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, लॉकडाउन स्टार्ट होने से क्या हुआ, स्कूल बंद, आप स्कूल में गैदर नहीं हो सकते, तो मतलब वहां पे आपकी एक मील जो बच्चों को प्रॉपर पहले मिलती थी वो मील भी कट ऑफ हो गई। तो यही एक डाटा यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा एक रिलीज किया गया कि 39 बिलियन इन स्कूल मील्स हैव बीन मिस्ड ग्लोबली ड्यूरिंग द पैंडेमिक। इस पैंडेमिक के दौरान 39 बिलियन स्कूल मील्स बंद हो गई हैं क्योंकि वो खाना पहुंच ही नहीं रहा है लोगों पर, बन ही नहीं रहा है, क्योंकि वहां बन के भी क्या होगा, क्यों, बच्चे नहीं है स्कूल में, बच्चे नहीं आएंगे तो खाना कौन खाएगा। ठीक है, तो वो मील क्या है, खत्म होती जा रही है। अब देखें इसके बारे में अगर हम पढ़ें आगे, द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ, ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोसेंटी एंड द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रिलीज अ न्यू रिपोर्ट जिसका टाइटल रहा COVID-19 मिसिंग मोर देन अ क्लासरूम, द इम्पैक्ट ऑफ स्कूल क्लोजर्स ऑन चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन। तो बच्चों को जो स्कूल में खाना मिलता था, स्कूल डेली लगते थे तब, अब वो मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो विच स्टेट्स दैट more than 39 billion in school meals were missed due to the closure of schools during the COVID-19 pandemic। अगर रिपोर्ट का निचोड़ निकाले हम कुछ कि अराउंड 370 मिलियन चिल्ड्रन अक्रॉस द ग्लोब whose source of daily nutrition were school meals have missed 40% of in school meals due to the closure of schools during pandemic। मतलब इतने सारे बच्चों को हम देखा जाए कि 370 मिलियन बच्चों का कम से कम खाना जो होता था वो स्कूल में होता था एक मील। अब वो स्कूल बंद है तो मील भी उन तक प्रॉपर नहीं मिल पा रही, मतलब उनकी न्यूट्रिशन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है। Recent estimate shows that around 24 million school children are at a risk of dropping out of school due to pandemic। मतलब कम से कम 24 मिलियन स्कूल के बच्चे अब क्या है, ड्रॉप कर सकते हैं स्कूल को, क्योंकि पैसा नहीं है उनको, अब वो पैसा कमाने में लगेंगे, अपना घर चलाने में लगेंगे। एंड उसकी वजह से क्या होगा, चाइल्ड लेबर भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि वो स्कूल छोड़ेंगे एंड वो इधर उधर कहीं काम करेंगे, चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। चाइल्ड लेबर की अगर मैं आपसे बात करूं तो चाइल्ड लेबर किस आर्टिकल के अंडर आता है, आर्टिकल 24 अंडर के अंडर आता है। ठीक है, जो चाइल्ड लेबर होता है आर्टिकल 24 के अंडर आता है, ये भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट जाएं, the pandemic has resulted in a 30% overall reduction in the coverage of the essential nutrition programs like school feeding, micronutrient supplementation and nutrition promotion programs in low and middle income countries। During the first 9 months of 2020, around 13 million school children received WFP based on the compared to 17.3 million in 2019। ठीक है, तो क्या अब देखा, इसका निचोड़ निकाले हम इस रिपोर्ट का, तो क्या आता है कि कितने सारे बच्चे अब माल न्यूट्रिशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको जो एक मील स्कूल प्रोवाइड करता था फ्री ऑफ कॉस्ट अब वो नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों को ये इफेक्ट पड़ेगा। एंड जो ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है ये भी याद रखिएगा, किससे, WPF एंड यूनिसेफ मिलकर ये आपकी रिपोर्ट रिलीज करता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंडिया और बहरीन की पहली एक ग्रुप मीटिंग हुई। आई रिपीट, इंडिया और बहरीन की पहली बार एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी आ गया तो ये ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा। रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, एक तो होती है आपके जैसे आप कोयला जला के एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक एनर्जी है आपकी जो आप सोलर एनर्जी ले रहे हैं, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। जिस एनर्जी को आप रिन्यू कर सकते हैं, आपको उसका कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगा, एक लिमिटेड सोर्स नहीं होनी चाहिए उसका। जैसे कोल है, आपको पता है फॉसिल फ्यूल एक टाइम पे एग्जॉस्ट हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, तो वो आपका रिन्यूएबल नहीं है, वो रिन्यू होने में ही उसको मिलियंस ऑफ बिलियंस ईयर्स लग सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जैसे विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, ये क्या होती है आपकी रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको इन्वायरमेंट पे भी इफेक्ट ना पड़े एंड इसकी कोई कमी नहीं है। यहाँ पे आप अनलिमिटेड उसमें अमाउंट में एक्सेस कर सकते हैं एंड आपके इन्वायरमेंट को भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इंडिया और बहरीन के बीच में पहली बार एक रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड के लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, इंडिया से मिस्टर दिनेश के द्वारा एंड बहरीन से अब्दुल हुसैन के द्वारा इस मीटिंग को चेयर किया गया। ठीक है, अगर हम इसका डाटा देखें,
इंडिया एंड किंगडम ऑफ बहरीन हेल्ड द फर्स्ट जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ 2021 इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन वर्चुअल फॉर्मेट. द इंडियन साइड वॉज लेड बाय मिस्टर दिनेश एंड अगर हम बहरीन की बात करें तो वहां से अब्दुल हुसैन जी के द्वारा उसको प्रिजाइड किया गया, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी लेड बाय बहरीन साइड है. ठीक है. बैकग्राउंड की अगर बात करें तो बोथ साइड्स हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर बूस्टिंग कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. की पॉइंट्स देखे जाएं, बोथ साइड्स एम्फेसाइज्ड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टू मीट द क्लाइमेट चेंज गोल्स ऑफ द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट. जो मीटिंग पे बात हुई, जो गोल सेट करे गए ना, वो किसके अकॉर्डिंग थे? आपके पेरिस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग रहे हैं सारे गोल. ठीक है. फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं. इंडिया एंड बहरीन के बीच में मीटिंग हुई. ठीक है. किस फील्ड में? रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड मीटिंग हुई. वर्चुअल फॉर्मेट में मीटिंग हुई थी. इंडिया से मिस्टर दिनेश के द्वारा एंड आपकी बहरीन से अब्दुल हुसैन के द्वारा इस मीटिंग को लीड किया गया. वहां पे इन दोनों ने बैठ के दोनों कंट्रीज के द्वारा बात करी गई. फिर इनके बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि MOU भी कहते हैं, वो था किस? रिन्यूएबल एनर्जी के बीच में. एंड जो गोल मीट किए जाएंगे कि इस गोल लेके दिमाग में जो गोल लेके चलते हैं एक मीटिंग का कि हमें ये अटेन करना है, तो वो किस पे बेस्ड था? वो आपके पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पे बेस्ड था. ठीक है. द टू साइड्स प्रेजेंटेड द इनिशिएटिव टेकन, फ्यूचर टारगेट्स, प्रोग्रेस मेड बाय देम इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर. बोथ कंट्रीज एग्रीड टू शेयर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, एक्सपर्टीज इन द RE रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर. ठीक है. एक दूसरे की हेल्प करने की यहाँ पे और आगे बात की गई है. तो ये इंडिया एंड बहरीन के बीच में हुई थी पहली रिन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड मीटिंग. ऑलराइट. चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑफशोर विंड फार्म. एक विंड फार्म ऑफशोर मतलब आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे विंड मिल लगे हुए हैं और ये नीचे पानी देख रहे हैं आप. तो ऑफशोर मतलब शोर से हटा के कहीं पानी में इसका दुनिया का सबसे बड़ा विंड फार्म इस्टेब्लिश किया गया, सेटअप किया जा रहा है. किसके कंट्री के द्वारा? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा एंड सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई घुमा फिरा के नहीं पूछा जाएगा. सिंपल आएगा कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑफशोर याद रखना वर्ड की मतलब आपकी लैंड पर नहीं होगा, वो कहीं वाटर बॉडी में इस्टेब्लिश किया गया. तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट और वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑफशोर विंड फार्म कौन सी कंट्री बना रही है? ये बना रही है साउथ कोरिया. $43 बिलियन की डील है. साउथ कोरिया इसको बना रहा है, ये याद रखना. ठीक है. अगर इससे रिलेटेड हम पढ़ें, पहले आपको मैं बता देता हूं. वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑफशोर विंड फार्म, ये आप टर्बाइन आपने ये देखा, इससे क्या होगा? विंड मिल से एनर्जी ये घूमेगी है ना, एनर्जी जनरेट करेगी. ये रिन्यूएबल एनर्जी है, क्योंकि आप देखिए आप जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं सब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंडेंट है. ऑलराइट. ठीक है. तो वर्ल्ड्स का बिगेस्ट ऑफशोर विंड फार्म कहां बनेगा? साउथ कोरिया में. ऑलराइट. एंड साउथ कोरिया से ही रिलेटेड एक चीज और याद रखना, इन्होंने भी एक अपना गोल सेट किया है कि ये कार्बन न्यूट्रल होंगे बाय 2050. कार्बन न्यूट्रल बाय 2050. ऑलराइट. South Korean President Moon Jae-in announced that $43 billion deal to create world's biggest offshore wind farm. दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म बनाने की बात की गई. $43 बिलियन की ये डील थी. ठीक है. Then with this deal, South Korean government plans to attain carbon neutrality by 2050. ये डील अगर हम बात करें क्या कह रही है कि 2050 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे. मतलब जो कार्बन हम ह्यूमंस के द्वारा रिलीज की जा रही है किसी भी एक्टिविटीज के थ्रू, वो और जो प्लांट्स अपना एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेट में, उसका रेशियो अगर हम देखें वो ज़्यादा, अभी बहुत ज़्यादा है. तो उससे क्या है कि उसी से पॉल्यूशन फैल रहा है, इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसको रिड्यूस करने की बात की गई. अगर हम यहाँ पे विंड फार्म की बात करें, the plant is planned at the southwestern coastal town of Sinan. मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी इसकी 8.2 गीगावाट्स की रहने वाली है, विच इज इक्विवेलेंट टू द जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 7 न्यूक्लियर पावर जनरेटर्स. 7 न्यूक्लियर पावर जनरेटर के बराबर इस अकेले प्लांट की कैपेसिटी रहने वाली है, जो कि 8.2 गीगावाट्स की होगी. दिस विल बूस्ट द विंड पावर कैपेसिटी अप टू 16.5 गीगावाट बाय 2030. This will reduce South Korea's excessive reliance on imported coal and nuclear power plants for power generation. ठीक है. तो याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म कहां बनने जा रहा है? साउथ कोरिया में. ठीक. चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फर्स्ट एनर्जी आइलैंड बाय डेनमार्क, ये आर्टिफिशियली बिल्ड आइलैंड होगा। फर्स्ट एनर्जी आइलैंड क्या कहाँ पे बनने वाला है और कौन बनाएगा? ये नॉर्थ सी में बनेगा। एंड बनाएगा कौन इसको? डेनमार्क बनाएगा, ठीक है। और इनका जो गोल रहने वाला है वो डेनमार्क का ये था कि रिड्यूस ग्रीन हाउस एमिशंस बाय 70% बाय 2030, मतलब 2030 तक जो हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कर रहे हैं वो 2030 तक हम कम से कम 70% उसको रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। क्या बनने वाला है? ग्रीन एनर्जी या फिर एनर्जी आइलैंड कह सकते हैं हम इसको। फर्स्ट एनर्जी आइलैंड कौन बनाएगा? डेनमार्क बनाएगा। कहां पर बनाएगा? लोकेशन पूछी जाए आपसे तो वो है नॉर्थ सी में, ठीक है। एंड ये आपका आर्टिफिशियल, ऑब्वियसली आर्टिफिशियल होगा, अगर मैनमेड है तो ये आर्टिफिशियल आइलैंड होगा। एंड ये याद रखिएगा कि जो एम रहेगा ना डेनमार्क का वो है कि ग्रीन हाउस गैसेस को हम जो रिड्यूस कर देंगे 70% तक बाय 2030, 2030 तक हम ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस कर देंगे 70% तक, कम से कम 70%, ठीक है। अगर हम इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, एक मिनट फ्रेंड्स, चलिए इसको ऐसे ही देख लेते हैं कि ऑन 4th of February द गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क अप्रूव द प्लान टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट आइलैंड, फर्स्ट एनर्जी आइलैंड जो कि आर्टिफिशियल होगा और कहां पर? नॉर्थ सी में होगा, ठीक है। एंड विच विल प्रोड्यूस स्टोर प्रोड्यूस भी करेगा एंड वहां पे मतलब बैटरीज भी होंगी ताकि आप अपनी एनर्जी को सेव कर सकें। स्टोर ग्रीन एनर्जी इनफ टू कवर द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट ऑफ 3 मिलियन हाउस होल्ड्स इन यूरोप, कम से कम 3 मिलियन हाउस होल्ड यूरोप के जो हैं घर लोग हैं वहां पे, उनकी एनर्जी को मीट करने के लिए सफिशियंट होगा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस आइलैंड विल कॉस्ट अराउंड 210 बिलियन डेनिश करोड़, जो कि कम से कम 2.4 लाख करोड़ रुपए हो गए अगर इंडियन रुपीस की बात करें, ठीक है। एनर्जी टारगेट क्या रहने वाला? मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि ग्रीन हाउस एमिशंस को हम 70% तक रिड्यूस कर दें 2030 तक। ये आपका डेनमार्क का एम रहने वाला है, जो कि 1990 के लेवल से, मतलब 1990 में इतना लेवल होता था आप पॉल्यूशन का, अब कितना ज़्यादा बढ़ गया ये देखिए। तो ग्रीन एनर्जी आइलैंड की अगर हम बात करें, दिस इज द बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट in the history of Denmark. The government will hold 51% stake in this island and the remaining 49 will be held by the private sector. 51% हो गया तो मतलब जो ओनरशिप हो गई, जो ओनर हो गई वो गवर्नमेंट हो गई एंड 49% आपका प्राइवेट सेक्टर। The island will be constructed about 80 kilometers away from the west coast of Denmark. 80 किलोमीटर दूर बनाया जाएगा and the initial capacity of the surrounding wind turbines will be 3 gigawatts. The island is expected to be operation by 2033, मतलब 2033 तक ये ऑपरेशन में आ जाएगा आपका आइलैंड, आर्टिफिशियल आइलैंड। ऑलराइट, तो ये है आपका हम था फर्स्ट एनर्जी आइलैंड जो कि डेनमार्क के द्वारा बनाया जाएगा। कहां पर बनाया जाएगा? नॉर्थ सी में बनाया जाएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इलीगल फिशिंग के बारे में। एक रिसेंटली कमेटी बैठी जो जिसका आपको पता होना चाहिए कि 34th सेशन हुआ था कमेटी ऑन फिशरीज। आई रिपीट, कमेटी ऑन फिशरीज का ये 34th सेशन हुआ था जिसके मेंबर्स ने सपोर्ट किया कि फर्स्ट एवर डिक्लेरेशन फॉर सस्टेनेबल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। जो इतनी इलीगल फिशिंग हो रही है जिसकी वजह से क्या है कि फिशेस की भी पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाती है। क्या होता है कि अगर ज़्यादा एक्सेस में हम फिशिंग करेंगे तो उस पर्टिकुलर लोकेशन में एक जो बायोस्फीयर डेवलप हो रखा है उसका वो क्या होगा, वो खत्म होता जाएगा। एक जो सेटअप होता है, जो एक कहते हैं ना कि नेचर इसने इस्टेब्लिश कर रखा है रीति रिवाज, वो खत्म हो जाएगा क्योंकि एक स्पीशीज खत्म हो गई। वो कितनी, वो पर्टिकुलर स्पीशीज और कितनी ज़्यादा स्पीशीज का खाना होती होंगी या वो और दूसरी कितनी स्पीशीज को खाती होंगी जिसकी वजह से एक पॉपुलेशन मेंटेन होती है। तो क्या है कि इलीगल फिशिंग को बैन करने के लिए, इलीगल फिशिंग पे अलग अलग तरीके, अलग अलग प्रोग्राम्स इस्टेब्लिश करने के लिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन की ये 34th सेशन था ऑन किस पे? आपका कमेटी ऑन फिशरीज। ठीक है, इसके बारे में अगर हम कुछ डिटेल पढ़ें कि ड्यूरिंग द 34th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन
कमिटी ऑन फिशरीज, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की कमिटी थी, कमिटी ऑन फिशरीज, जिसको COFI 34 भी बोला जाता है। 34 क्या है? 34 सेशन था, अगर ये 33 सेशन होता तो COFI 33, ठीक है। ये वर्चुअली टुक प्लेस and the members of the session supported the first ever declaration on the sustainable fisheries and aquaculture. The declaration calls for strong action to combat illegal, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, ठीक है। मतलब इलीगल, जहाँ भी इलीगल माइनिंग, जैसे माइनिंग हो गई, इलीगल माइनिंग बंद करा देते हैं क्योंकि वो सेफ नहीं होती एंड वो गलत है। ऐसे ही इलीगल आपकी फिशिंग है ये, तो इलीगल फिशिंग, अनरिपोर्टेड फिशिंग, अनरेगुलेटेड हिसाब से फिशिंग नहीं हो रही है, एक्सेस में करे जा रहे हैं, वो गलत है। तो उस पर एक रोक लगाने के लिए, उसको एक पूरे प्रॉपर मेथड से करने के लिए ये आपकी कमेटी का सेशन हुआ, ठीक है। फिर द रिपोर्ट द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फूड सिस्टम पॉसिबल रिस्पॉन्सेज रिलीज की गई FAO के द्वारा, जो कि है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, नवंबर 2020 में वाज डिस्कस्ड ड्यूरिंग द COFI 34 सेशन। Due to pandemic, the global aquaculture production is expected to fall by around 1.3%, which is the first fall in several years. The next COFI, जो कि आपका है कमिटी ऑन फिशरीज का जो सेशन होने वाला है 35, वो आपका 2022 में होगा, ठीक है। तो ये क्या है, किन के द्वारा ये रिलीज की गई? वो है यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की कमिटी थी, कमिटी ऑन फिशरीज, उनका सेशन हुआ था और उन्होंने डिस्कशन में और सभी मेंबर्स ने उसकी कमिटी के एग्री करा कि हमें अब इलीगल फिशिंग पे रोक लगानी है, उससे रिलेटेड हमें अलग एक्शंस लेने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि 47 सेशन हुआ था वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी के ऊपर। आई रिपीट, 47 सेशन हुआ था अभी वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, एंडोर्स द फर्स्ट एवर वॉलंटरी गाइडलाइंस टू एंड वर्ल्ड हंगर। आई रिपीट, वर्ल्ड अभी रिसेंटली आपका एक 47 सेशन हुआ था UN का, जो क्या था, वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, कि जो वॉलंटरी गाइडलाइंस टू एंड हंगर, भूखमरी को खत्म करने के लिए। अब अभी हम पर्टिकुलरली देख रहे हैं कि अफ्रीका के कितने नेशंस हैं, अफ्रीका में कितनी ज़्यादा भी ट्राइब्स हैं जो भूखमरी के शिकार चल रही हैं, वहाँ पे कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड उनको नज़र में रखते हुए अभी क्या, कमिटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी की 47 सेशन हुआ था, जिस पे देखा गया कि वर्ल्ड हंगर को ख़त्म करने के रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस आई, ठीक है। During the 47th session of the United Nations Committee on World Food Security, which took place virtually, the members of the CFS endorsed the first ever voluntary guidelines on food system and nutrition. The guidelines aim to achieve the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development and Sustainable Development Goals are intended to support the implementation of the UN Decade of Action on Nutrition. ठीक है, अभी हमने क्या देखा था कि लोगों को स्कूल में बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा, भूखमरी फैलेगी, बच्चे माल न्यूट्रिशन हो सकते हैं, मतलब उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला तो उनकी बॉडी में जान नहीं रहेगी, कमजोरी के शिकार हो जाएंगे वो। ऑलराइट, तो उसको ध्यान रखते हुए कुछ गाइडलाइंस रिलीज की गई और 7 एरियाज पे फोकस किया गया। आइए उनको देखते हैं। पहला, ट्रांसपेरेंट, डेमोक्रेटिक एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस। जो वहां पे गवर्नमेंट होगी उसको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा कि वो क्यों प्रॉपरली उन पे वर्क नहीं कर रहे हैं। फिर सस्टेनेबल फूड सप्लाई चेन्स टू अचीव द हेल्थ डाइट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, मतलब उस क्लाइमेट के हिसाब से ध्यान रखते हुए प्रॉपर फूड प्रोवाइड किया जाएगा। इक्वल एंड इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्दी डाइट्स थ्रू सस्टेनेबल फूड सिस्टम, फूड सेफ्टी अक्रॉस सस्टेनेबल फूड सिस्टम, पीपल सेंटर्ड न्यूट्रिशन, नॉलेज, एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। लोगों को जागरूक किया जाएगा कि आपको क्या खाना चाहिए, आपको किस चीज़ से क्या न्यूट्रिशन मिलेगा एंड कौन से खाने से आपकी किस न्यूट्रिशन की पूर्ति होगी, वो जागरूकता फैलाना भी बहुत ज़रूरी है। जेंडर इक्वालिटी एंड वीमेंस एम्पावरमेंट अक्रॉस फूड सिस्टम, रेजिलेंट फूड सिस्टम्स इन ह्यूमैनिटेरियन कॉन्टेक्स्ट। ऑलराइट, तो ये 7 गाइडलाइंस रिलीज की गई आपकी यूनाइटेड नेशन कमेटी की फूड सिक्योरिटी, वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी के द्वारा, ताकि हम वर्क कर सकें एंड लोग अब भुखमरी का शिकार ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंडिया में, आई रिपीट, इंडिया अभी टॉप कर रहा है कि वर्ल्ड में जो एक्सीडेंट्स रिलेटेड डेथ होती है ना,
तो इंडिया ने उसमें टॉप किया एंड विद 11% ऑफ ग्लोबल डेथ इन रोड एक्सीडेंट। ये आपकी वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट आई कि इंडिया ने टॉप किया है कि जो भी वर्ल्ड में एक्सीडेंट होते हैं ना, उससे लोगों की जो डेथ हो रही है उसमें इंडिया टॉप कर रहा है। एंड ये रिपोर्ट आई वर्ल्ड बैंक के द्वारा एंड इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कम से कम 400 कैजुअलिटीज पर डे होती हैं इंडिया में, जिससे लोगों की कम से कम 400 लोगों की डेथ हो जाती है रोड एक्सीडेंट से। ऑलराइट, अगर रिपोर्ट का नाम देखें तो रिपोर्ट का नाम होता है ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज। पहले तो रिपोर्ट का नाम देखते हैं, ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज। ये तो हो गया रिपोर्ट का नाम। ये रिलीज कौन करता है? रिलीज की गई वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इंडिया ने इसमें टॉप किया कि इंडिया में लोगों की सबसे ज़्यादा डेथ होती है ड्यू टू रोड एक्सीडेंट। ठीक है, ये 11% है वर्ल्ड का। ऑलराइट, एंड इसी रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि कम से कम 400 लोग पर डे मरते हैं इंडिया में ड्यू टू रोड एक्सीडेंट। ऑलराइट, अगर कुछ डाटा इससे रिलेटेड पढ़े हम, रिपोर्ट का है जो कि ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक with 1% of the world's vehicle, India accounts for 11% of the global road accident deaths and 6% of the road rash crashes। मतलब इंडिया में 1% ऑफ द वर्ल्ड की व्हीकल है एंड कम से कम 11% रोड एक्सीडेंट से डेथ होती हैं एंड 6% ऑफ द टोटल रोड क्रैशेस। In India, annually around 4.5 lakh road crashes take place, out of which 1.5 lakh people die. The World Bank report was prepared in association with Safe Life Foundation. According to WHO, India topped the world in road crash deaths with more than 400 fatalities per day, witnesses 53 road rash और road crashes, road accident every hour। हर घंटे 53 रोड एक्सीडेंट होते हैं इंडिया में। इन द लास्ट डेकेड, मतलब 2011 से 2020 के बीच में, रोड क्रैशेस वर द कॉज ऑफ डेथ ऑफ 1.3 मिलियन पीपल एंड हैज़ इंजर्ड अराउंड 5 मिलियन इन इंडिया। कम से कम 13 लोग होगी। तो पिछले, अगर पूरा डाटा देखा जाए हम पिछले 10 साल का, तो इसमें बताया गया कि कम से कम 13 लाख लोगों की तो डेथ हुई आपके इसमें रोड एक्सीडेंट से एंड कम से कम 5 मिलियन, मतलब रफली देखा जाए तो कितने 50 लाख लोगों की इंजरी हुई, बहुत ज़्यादा उनको मतलब रोड एक्सीडेंट से इंजरी हुई। देन 76.2% ऑफ पीपल हु आर किल्ड इन रोड क्रैश आर इन द प्राइम वर्किंग एज, दैट इज 18 to 45 ईयर्स। और द रिपोर्ट पुट्स द टोटल वैल्यू ऑफ क्रैश कोर्स ड्यू टू एक्सीडेंट एट अबाउट 5.96 करोड़ और 3.14 और द GDP। इतने परसेंट आपकी GDP का हिस्सा है रोड एक्सीडेंट में जो नुकसान होता है। ऑलराइट, तो ये है आपका रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड रिपोर्ट रिलीज की गई वर्ल्ड बैंक के द्वारा और इंडिया ने इसमें टॉप किया विद 11% डेथ्स। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है हमारा आज का कि एक इंडियन कंपनी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करेगी बांग्लादेश में। आई रिपीट, इंडियन कंपनी का नाम है ओमेगा सी की। ठीक है, ओमेगा सी की प्राइवेट लिमिटेड ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करेगी बांग्लादेश में एंड इनके ऑलरेडी 2 प्लांट्स हैं इंडिया में अभी। एक तो है IMT फरीदाबाद में एंड एक IMT मानेसर में। ऑलराइट, ठीक है, और जो इन्वेस्टमेंट लगेगी इनको बांग्लादेश में प्लांट सेटअप करने की वो है कम से कम 100 करोड़ रुपए की, 100 करोड़ रुपीज़। और जो फैसिलिटी का नेम रहेगा वो भी हम अभी देखते हैं। सबसे पहले तो इंडियन कंपनी का नेम देखेंगे, ओमेगा सी की प्राइवेट लिमिटेड। इंडिया की कंपनी है, बांग्लादेश में आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप क्रिएट करेगी। ठीक है, और इस जो प्लांट का नाम रहेगा वो रहेगा OSM बांग्लादेश। ओमेगा सी की प्राइवेट लिमिटेड की इंडिया में भी 2 प्लांट्स हैं ऑलरेडी। एक तो है IMT फरीदाबाद में और एक है IMT मानेसर में। ठीक है, और जो ये बांग्लादेश में सेटअप करेगी ये 100 करोड़ रुपीस के लागत से इस्टेब्लिश करेगी। इसके बारे में अगर हम कुछ डिटेल्स पढ़ें, ओमेगा सी की प्राइवेट लिमिटेड हैज़ अनाउंस्ड दैट इट विल सेटअप इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नोन एज OMS बांग्लादेश नियर ढाका इन बांग्लादेश विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़ रुपीस।
दिस विल बी द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ एनी इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी इन इंटरनेशनल मार्केट. द इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विल बी रजिस्टर्ड इन बांग्लादेश, उसमें रजिस्टर की जाएगी. द व्हीकल ऑफ ओमेगा सीके विल बी पावर्ड बाय ली आयन बैटरीज एंड विद ली आयन मतलब लिथियम आयन. ठीक है, दिस इज लिथियम आयन. आजकल लिथियम आयन बैटरीज का ही जमाना चल रहा है. एंड विद द पावर ट्रेन्स बिल्ट इन बांग्लादेश विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम इंडिया. द प्रोजेक्ट विल बी अ मॉडर्न ग्रीनफील्ड फैसिलिटी. ऑल राइट, नेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन अगर हम इससे रिलेटेड कुछ पढ़ें कि ओमेगा सीकी मोबिलिटी इज द मोबिलिटी आर्म Omega Seiki Private Limited, which will provide smart green solutions for e-commerce, cargo and logistic companies. Currently, Omega Seiki Mobility has 2 manufacturing plants in India, IMT फरीदाबाद में और IIT मानेसर जो कि दोनों हरियाणा में है. Omega Seiki Mobility Limited launched its first electric vehicle in India, Singha and Singha Max, a 3-wheeled cargo vehicle. Cargo vehicle इन्होंने रिलीज की थी Singha and Singha Max. It will also invest 200 करोड़ रुपए इन इंडिया टू फोकस ऑन R&D, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करेगी एंड 200 करोड़ रुपए इंडिया में खर्च करेगी. किस लिए? फॉर cutting edge technologies and IT driven businesses in the e-mobility segment, but now it focuses on electric mobility. अब वो ज़्यादा फोकस कर रही है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, क्योंकि आने वाले टाइम पे हम देखेंगे इलेक्ट्रिक का ही ज़माना होगा. जो कार्स आपकी पेट्रोल पे या डीजल पे वर्क कर रही हैं, इवन CNGs पे वर्क कर रही हैं, वो कमिंग फ्यूचर्स आने वाले 10 से 15 सालों में, अभी हम देख रहे हैं टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया, सब कुछ इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होता धीरे धीरे आप देखेंगे कि सारी ही व्हीकल आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल में तब्दील हो जाएंगी. ऑलराइट, तो ओमेगा साइकी प्राइवेट लिमिटेड ये इंडिया की कंपनी है जो कि बांग्लादेश में जाके प्लांट सेटअप करेगी. ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो. अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें. और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी. सो टेक केयर.